हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल हरदोई रश्मि व्लॉग पर। तो आप सभी देख रहे हैं दर्द से मोहब्बत भाग 104। इससे पहले इस कहानी के 103 भाग अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। अगर आप सबने नहीं पढ़ा है तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं अपनी आज की कहानी। अब तक आप सबने पढ़ा था। निहाल को तो एकदम से हंसी आ गई थी। वो रुद्र के पास आकर बोलता है कि भाई, आप कुछ मामलों में ना सच में बहुत ही ज़्यादा शरीफ हो। इतनी शराफत से काम नहीं चलेगा। नरेन अंकल को ऐसा जमाई नहीं चाहिए जो आपके जैसा बिल्कुल सीधा सादा सा हो। उन्हें तो ऐसा जमाई चाहिए जो उनकी बेटी के आगे पीछे हर वक्त घूमता रहे। रुद्र बोलता है कि ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं बन सकता हूँ मैं। ये एक्सेप्ट करता हूँ कि हाँ, मैं किट्टू से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन उसके आगे पीछे घूमना मुझसे ये बिल्कुल भी नहीं होगा। मैं नहीं करने वाला, क्योंकि मेरा नाम भी रुद्राक्ष प्रताप सिंह है। इतना आप सभी देख चुके थे, अब देखते हैं आगे। शुभ बोलता है कि अरे वो सब कुछ तो छोड़ो भैया, पहले मुझे पैसे दो। रुद्र बोलता है कि कैसे पैसे? शुभ ने कहा कि अरे, अभी आपकी इज्जत को बचाकर आया हूँ ना आपके ससुर जी के सामने। वो जो ट्रक वहाँ पर खड़ा हुआ था ना, वो फ्री में थोड़ी ना आ गया था वहाँ पर। वो तो मैंने जुगाड़ से 5 मिनट में उसे अरेंज कर लिया था, तो फिर पैसे तो लगेंगे ही ना उसके। और आप तो जानते ही हो ना, हमें ना के बराबर ही पॉकेट मनी मिलती है, तो फिर पैसे तो देने ही पड़ेंगे आपको, नहीं तो आपकी इज्जत का फालूदा हो जाता। जल्दी से दो पैसे मुझे, मुझे पेमेंट करनी है। रुद्र बहुत ही हैरानी से शुभ को देख रहा था कि कैसे भाई थे उसके जो पैसे मांग रहे थे उसे से। उसने भी अपना फोन लिया और फिर कुछ पैसे शुभ के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। शुभ बोलता है कि एक जीरो और बढ़ा देते तो कुछ हो जाता क्या? रुद्र ने हैरानी से कहा कि थप्पड़ खाएगा क्या? शुभ बोलता है कि अच्छा ठीक है, चलो ठीक है, लेकिन अब भाभी तो पट ही जाएगी ना, तब पूरे पैसे दे देना मुझे। रुद्र बोलता है कि कैसे पैसे? शुभ ने मोबाइल में अपना बैलेंस चेक किया, जेब में रखा और फिर रुद्र की तरफ देखकर बोलता है कि देखो, हमसे कुछ भी मत छुपाओ भैया। ये तो समझ में आ ही गया है कि आपके और भाभी के बीच में कुछ तो खटपट चल रही है, और अगर आप मिस्टर पुरोहित की आंखों में उठना चाहते हो ना, तो फिर आपको हमारी बातों को मानना पड़ेगा, तभी आपकी इज्जत उनके सामने बन सकती है। रुद्र ने भी निहाल की तरफ देखा तो निहाल ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिलाते हुए सिर हिला दिया और फिर बोला कि हाँ भाई, बेशक से मैं नव्या के लिए कभी भी कुछ नहीं खरीदता हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि लड़कियों को कैसे इम्प्रेस करते हैं। हम आपको सारे तरीके बताएंगे, आपको हर एक टिप देंगे लड़कियों को पटाने वाली। और फिर रुद्र ने भी सिर हिला दिया। धीरे धीरे रात का वक्त हो चला था। रुद्र, नील, शुभ और निहाल चारों ही भाई गार्डन में खाना खाने के बाद टहल रहे थे। तभी शुभ और निहाल जो कुछ भी आज पुरोहित हाउस में हुआ था वो सारी चीजें नील को बता रहे थे और साथ ही साथ हंस भी रहे थे। नील बोलता है कि पापा को मत बता देना ये सारी बातें, और अगर मिस्टर पुरोहित बताएंगे ना तो सच में हम पापा से अपने हिसाब से बातें कर लेंगे, क्योंकि अगर पापा को पता चल गया ना तो फिर बेकार में ही पहले हम पर बहुत ज्यादा गुस्सा करेंगे, चिल्लाएंगे। और फिर निहाल बोलता है कि यार वही तो भाई, मैं तो मिस्टर पुरोहित के पैर छूकर भी आया था, और फिर मैंने शुभ से भी कहा था कि जा भाई उसके पैर छू ले जाकर। पापा के दिमाग में अगर कुछ भी पता चल गया ना तो फिर क्या पता हमारे ऊपर ही बरसना शुरू कर देंगे वो। तीनों ही भाई आपस में ही बातें कर रहे थे, लेकिन रुद्र इस वक्त बहुत ही ज्यादा उदास था। वो होता भी क्यों नहीं, कितना एक्साइटेड होकर वो किट्टू से मिलने के लिए गया था, और फिर किट्टू से ठीक से उसकी मुलाकात भी नहीं हुई थी, ना ही कुछ खास बात हुई थी, उल्टा बेइज्जती उसकी और हो गई थी। वो तो शुभ था जो कि उसकी इंसल्ट होने से उसे बचा ले गया था, वरना तो कुछ भी हो सकता था उसके साथ। तो वहीं दूसरी तरफ शोभित 2 दिनों से घर से बाहर नहीं निकला था। उसका कई बार मन हुआ था कि वो शिखा को फोन कर ले या फिर उससे एक बार जाकर बात कर ले, लेकिन फिर भी उसने शिखा को कॉल नहीं किया था, ना ही उससे मिलने गया था। तभी उसका फोन एकदम से बजने लगता है। शोभित ने भी फोन रिसीव किया तो सामने से उसके दोस्त की आवाज आती है, यार तुझे पता है शिखा के हॉस्टल में आग लग गई है। और ये सुनते ही शोभित के दिल की धड़कनें तो एकदम से बढ़ गई थी और फिर उसे बहुत ही ज्यादा घबराहट होने लगती है। वो बिना सोचे समझे ही एकदम से बोलता है कि शिखा को चोट तो नहीं आई? तो दूसरी तरफ से उसके दोस्त ने कहा कि यार, हमें क्या पता उसे चोट आई है या फिर नहीं, हमें तो बस कल ही ये पता चला है, लेकिन सुना है कि बहुत सारी लड़कियों को बहुत ज़्यादा चोट आई है और बहुत सारी लड़कियां हॉस्पिटल में एडमिट भी हैं। यह सुनते ही शोभित ने भी फट से फ़ोन को कट कर दिया और फिर तेज कदमों के साथ अपने कमरे से निकलकर सीधा भागता हुआ सीढ़ियों से होता हुआ बाहर की तरफ चला गया। इस वक्त वो बहुत ही ज़्यादा परेशानी में लग रहा था।
अजीत भी अभी अभी ही घर आया था। उसने भी शोभित को ऐसे भागते हुए देखा तो थोड़ा सा हैरान हो गया। उसने एक नौकर की तरफ देखकर पूछा कि कहाँ गया है ये। नौकर बोलता है कि हमें नहीं पता है साहब, पिछले 2 दिनों से घर से नहीं निकले हैं, लेकिन आज ही ऐसे भागकर कहाँ पर जा रहे हैं हमें नहीं पता। अजीत ने भी एक गहरी सांस ली और फिर सीधा अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। तो वहीं शोभित भी गाड़ी लेकर सीधा शिखा के हॉस्टल के बाहर आकर पहुंचता है और फिर सीधा हॉस्टल की तरफ देखने लगता है। वहां पर इस वक्त बहुत ही ज्यादा पुलिस खड़ी हुई थी और जांच पड़ताल कर रही थी। उन पुलिस वालों को देखकर शोभित की हार्ट बीट और भी ज्यादा तेज हो गई थी। वो गाड़ी से उतरकर सीधा अंदर की तरफ जाने लगा तो एक कांस्टेबल ने उसे रोककर कहा कि सर, आप अंदर नहीं जा सकते हैं। शोभित भी हैरानी से उसकी तरफ देखकर बोलता है कि क्यों नहीं जा सकता हूँ मैं अंदर। कांस्टेबल ने भी उसकी तरफ देखा और कहा कि अरे, हॉस्टल को खाली करवाया जा रहा है, बुरी तरह से आग लगी हुई है अंदर। वो तो भगवान का शुक्र है कि किसी की भी जान नहीं गई है, मगर फिर भी बहुत सारी लड़कियां एडमिट हो गई हैं। कांस्टेबल ने भी शोभित को थोड़ा सा पीछे हटाकर ये कहा और फिर शोभित, जो कि अपनी गाड़ी के पास आकर एकदम उदास होकर खड़ा हो गया था, उसे बहुत ही ज्यादा बुरा भी लग रहा था, लेकिन उसकी नजरें तो अभी हॉस्टल की तरफ ही थी। वो अच्छे से जानता था कि अगर हॉस्टल खाली हुआ है तो फिर शिखा का भी कोई दूसरा ठिकाना नहीं है। शिखा इस वक्त कहाँ जाएगी और किसके पास रहेगी? यही सोच सोच कर शोभित का दिमाग पूरी तरह से खराब हो रहा था और उसे बहुत ज्यादा बुरा भी लग रहा था। उसने देखा कि बहुत सारी लड़कियां अपना अपना बैग लेकर सीधा हॉस्टल से निकल रही थी और वो सभी लड़कियां एक एक करके बस में बैठकर वहां से जा रही थी, लेकिन उनमें से शोभित को शिखा कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रही थी। अब तो उसे और भी ज्यादा डर लग रहा था। सारी ही लड़कियां वहां से चली गई थी, लेकिन शिखा उनमें से कहीं भी नहीं थी। अब तो शोभित का दिल और भी ज्यादा परेशान हो गया था। वो भी गाड़ी में बैठा और फिर सीधा गाड़ी की स्पीड और तेज बढ़ा दी। थोड़ी ही देर के बाद वो एक हॉस्पिटल के बाहर पहुंचता है। शोभित ने भी अपने हाथ जोड़कर कहा कि प्लीज प्रोफेसर, मैं उससे माफी मांग लूंगा, मैं उससे एक बार बात करना चाहता हूँ, प्लीज प्लीज मुझे एक बार उससे बात कर लेने दीजिए। आपको पता ही है ना, हॉस्टल में आग लग गई है, वो कहाँ पर जाएगी, मैं उसके रहने का अरेंजमेंट करवा दूंगा। प्रोफेसर ने काफी ज्यादा गुस्से से कहा कि अच्छा, और वो तुम्हारी मदद लेगी, तुम्हें ऐसा लगता है? ये सुनकर तो शोभित भी शर्मिंदगी से प्रोफेसर की तरफ देखने लगा। प्रोफेसर ने भी बहुत ही ज्यादा गुस्से में कहा कि बताओ मुझे, क्या वो तुम्हारी मदद लेगी? बताओ ना, तुमने उसके साथ जो किया है उसके चलते वो तुम्हारी हेल्प लेना चाहेगी? बताओ तुम मुझे, क्या वो तुम्हारे सामने तक आएगी? अरे, किसी अमीर बाप की बेटी के साथ ये सब कुछ करते ना तो शायद वो खुद को संभाल भी लेती, या किसी ऐसी लड़की के साथ करते जिसकी कोई फैमिली होती तो शायद उसकी फैमिली भी उसे संभाल लेती। लेकिन तुमने क्या किया? तुमने तो एक ऐसी लड़की का दिल तोड़ दिया है जिसके पास ना तो पैसा था, ना तो फैमिली थी, और ना ही रहने का ठिकाना था, और ना ही कुछ और था। जो कुछ भी था ना, बस तुम ही थे उसके लिए। उसने तुमको ही अपना सब कुछ मान लिया था और फिर तुमने ही उसका दिल तोड़ दिया पूरी तरह से। यहाँ से चले जाओ शोभित, वरना मेरा दिमाग बहुत ही ज्यादा खराब हो जाएगा। चुपचाप से यहाँ से चले जाओ, और अगर तुम यहाँ से नहीं गए ना तो फिर मैं खुद ही रिजाइन करके हमेशा के लिए यहाँ से चला जाऊंगा, समझे तुम? इतना कहकर प्रोफेसर भी काफी ज्यादा गुस्से से खड़े हो गए। शोभित भी झटके से प्रोफेसर के पैरों के पास आकर बैठ गया और फिर कुछ भी नहीं बोलता है, बस अपने हाथ जोड़कर प्रोफेसर की तरफ देख रहा था। कुछ देर तक तो प्रोफेसर उसे ऐसे ही देखता रहता है। वो लड़का जो किसी से भी अपने सीधे मुंह से बात नहीं करता था, आज वो अपने घुटनों के बल बैठकर उसकी तरफ उम्मीद भरी नजरों से लाचारी से कुछ मांग रहा था। किस लिए? सिर्फ शिखा के लिए। लेकिन अगर वो शिखा से इतना ही प्यार करता था, तो इतना ही ज्यादा लगाव था उससे, तो फिर उसी लड़की को ऐसे बेइज्जत करके अपनी जिंदगी से क्यों निकाल दिया उसने? प्रोफेसर को बस शोभित पर इसी बात का गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो भी ये नोटिस कर रहे थे कि इस लड़के को अपनी गलती का बहुत ही ज्यादा पछतावा भी है और शायद वो अब बहुत ही ज्यादा गिल्ट फील कर रहा है अपने लिए। तो प्रोफेसर ने भी उसे उठने का इशारा किया तो शोभित ने भी ना में अपनी गर्दन हिला दी। प्रोफेसर काफी ज्यादा गुस्से से बोलते हैं कि अब जो होना था सो हो गया है शोभित, ये मासूम सी शकल बनाकर मेरे सामने मत बैठो, उठ जाओ चुपचाप से। शोभित भी उठ तो गया था, लेकिन उसने भी अपने हाथ अभी भी नीचे नहीं करे थे। वो अभी भी प्रोफेसर के सामने अपने हाथ जोड़कर उम्मीद भरी नजरों से उसे ही देख रहा था कि शायद प्रोफेसर उसकी थोड़ी सी हेल्प कर देगा। प्रोफेसर ने कहा कि मुझे नहीं पता है कि वो कहाँ पर है। जिस दिन तुमने उसका दिल दुखाया था ना, उसी दिन से वो हॉस्टल छोड़कर यहाँ से चली गई थी और तब से वो यहाँ पर है ही नहीं। प्रोफेसर अपनी बात बोलकर वहां से चले गए थे और फिर शोभित भी अपनी आंखों में पानी लिए वहां पर ही चुपचाप से गुमसुम सा बैठा रहता है। तभी जाकर अब शोभित को भी समझ में आ गया था कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है अपनी लाइफ की। अपने जरा से एटीट्यूड को संभालने के लिए उसने शिखा जैसी लड़की का दिल अंदर तक तोड़ दिया था और
शायद अब वो कभी भी उसके करीब तक नहीं आएगी। शोभित खुद को ही संभालने की नाकाम कोशिश करता हुआ उठता है और फिर प्रोफेसर के कैबिन से निकल गया था। जैसे तैसे कॉलेज से बाहर आया और फिर अपनी गाड़ी के पास आकर खड़ा हो गया था और फिर कुछ सोचकर उसने भी अपना फ़ोन निकाला और फिर ना जाने कितने ही दोस्तों को शिखा के बारे में पूछताछ करने के लिए कहा, लेकिन किसी को भी कुछ नहीं पता था। तो शिखा अभी कहाँ पर थी, किसके साथ थी और किस हालत में थी, ये किसी को भी नहीं पता था। ये बात पक्की थी कि शिखा उसी रात कहीं दूसरी जगह चली गई थी। अगले 1 घंटे में शोभित एक 5 स्टार होटल के रेस्टोरेंट के बार काउंटर पर बैठा हुआ था और शॉट पर शॉट गटक रहा था। इस वक्त शायद उसे तो बिल्कुल होश ही नहीं था कि वो क्या कर रहा है। उसी जगह अजीत भी अपने किसी बिजनेसमैन के साथ डील कर रहा था। उसका ध्यान बिल्कुल भी शोभित की तरफ नहीं गया था। उसे ये तक नहीं पता था कि उसका बेटा शोभित वहीं पर बैठकर ड्रिंक कर रहा है। लेकिन अजीत को तो जैसे कुछ भी नहीं पता था, वो बस अपनी डील में ही पूरी तरह से बिजी था। अजीत भी अपने इन्वेस्टर के साथ बैठकर डिनर कर रहा था कि तभी उसके मैनेजर ने अब शोभित की तरफ देखा और फिर हल्का सा इशारा किया तो अजीत के पास आता है और फिर मैनेजर ने हल्के से झुककर कहा कि सर, शोभित सर इसी बार में बैठे हुए हैं और बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक कर रहे हैं। ये सुनते ही अजीत के हाथ एकदम से रुक जाते हैं और फिर उसने भी बार काउंटर की तरफ देखा तो शोभित बस लगातार ड्रिंक पे ड्रिंक किए जा रहा था और उसके पास उसका एक ड्राइवर भी सर झुकाकर खड़ा हुआ था, जो कि शायद बहुत ही ज़्यादा परेशान लग रहा था। अजीत का दिल एकदम से धक से हो गया और फिर उसे भी समझ में आने लगा कि शोभित को अपने किए पर बहुत ही ज़्यादा पछतावा है और अब वो बस अंदर ही अंदर जल रहा है। अजीत के लिए उसके बेटे से बढ़कर कुछ भी नहीं था, कुछ भी चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं था। वो भी तुरंत ही एकदम से उठा और फिर सबको देखकर बोलता है कि सॉरी जेंटलमैन, मुझे इम्पोर्टेंट काम है इसीलिए मुझे जाना होगा, बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट काम आ गया है। इतना कहकर उसने भी पास रखी हुई नैपकिन उठाई और फिर अपने हाथों को पोंछा और फिर मैनेजर से धीरे से स्वर में कहा कि इन सबको संभाल लेना। फिर वो सीधा शोभित के पास आ गया और फिर सारे इन्वेस्टर्स जो अजीत को ही देख रहे थे, कुछ को उस पर थोड़ा सा तरस भी आ रहा था और फिर कुछ को बहुत ज़्यादा प्राउड भी फील हो रहा था कि अजीत के लिए उसका बेटा ही सबसे पहले है, उसका बेटे ही उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और फिर कुछ ही मन ये सोच रहे थे कि शोभित में अजीत का एक भी गुण मौजूद नहीं है। अजीत ने भी शोभित के बाजुओं को पकड़ा और फिर उसे उठाते हुए कहा कि शोभित, शोभित घर चलो, ये क्या कर रहे हो तुम। शोभित ने भी खड़े होकर अपने पापा की तरफ देखा और फिर उसे हैरानी से देखता रह गया। अजीत ने भी अपने गुस्से को जैसे तैसे कंट्रोल करते हुए धीरे से कहा कि शोभित, बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक कर चुके हो तुम, चुपचाप से अब घर चलो, चलो मैं तुम्हें घर लेकर चलता हूँ। लेकिन शोभित ने भी अपने पापा की तरफ देखा और फिर उसके सीने पर हल्का सा धक्का देते हुए थोड़ा सा गुस्से में कहा कि नहीं, मुझे कहीं भी नहीं जाना है पापा, मुझे नहीं जाना है, मुझे यहाँ पर बैठ कर ही पीना है बस। तब तक पीऊँगा जब तक मेरा मन करेगा, तब तक मैं पीता रहूँगा। शोभित के ऐसे रिएक्शन से अजीत को और भी ज़्यादा गुस्सा आ गया था। तो वहीं रेस्टोरेंट के हर एक आदमी अब शोभित और अजीत की तरफ ही देख रहे थे। यहाँ तक कि इन्वेस्टर्स भी अब खड़े होकर इस सीन को देखने लगते हैं और सब घुसुर-पुसुर करने लगते हैं। अजीत बोलता है कि कब तक पियोगे तुम, बहुत हो गया है, बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने लगे हो आजकल तुम, चलो अब घर चलते हैं। शोभित ने भी नशे में डूबी हुई आंखों से कहा कि तब तक पीऊँगा जब तक शिखा को भूल नहीं जाता मैं तब तक यहाँ पर बैठकर पीता रहूँगा। जैसे ही शोभित के होठों से शिखा का नाम निकला, उसका चेहरा तो एकदम से रोने जैसा हो गया था और फिर अपने बेटे को इस हालत में देखकर तो अजीत की धड़कनें भी एकदम से थम गई थी। उसे भी अपने बेटे के लिए बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। उसने अपने बेटे के लिए ही इतना कुछ बिजनेस फैला रखा था और उसी के लिए ही दिन रात वो पैसा कमा रहा था, वरना अजीत का था ही कौन इस दुनिया में। उसने तो अपनी जवानी में भी सुकून के 2 पल नहीं ठीक से जिए थे। उसके पास तो उसके लिए कुछ भी नहीं था। उसके पास अगर उसका कुछ था तो बस उसकी गीतांजलि की यादें और उसका प्यारा सा शोभित। अजीत भी अपने बेटे की तरफ ही देख रहा था और फिर शोभित की हालत ये हो गई थी कि अगर अजीत ने उसे गले नहीं लगाया तो शायद अभी वो फूट फूट कर रो पड़ेगा और शायद खुद को संभाल भी नहीं पाएगा। अजीत भी 2 कदम आगे बढ़ा और फिर अपनी बाहों को फैलाते हुए शोभित की तरफ देखने लगा। शोभित भी जाकर सीधा उसके गले लग गया और फिर अगले ही पल वो किसी बच्चे की तरह फूट फूट कर रो पड़ता है। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। अजीत ने भी अपनी बाहों का कसाब बढ़ाया, लेकिन उसने एक भी शब्द नहीं कहा था। शोभित को बस प्यार से अपने बेटे को गले लगाए रहता है। उसने अपने बेटे को चुप कराने की कोशिश भी नहीं करी थी, क्योंकि
क्योंकि वो बहुत ही अच्छे से जानता था कि उसका दर्द जितना ज़्यादा बाहर निकलेगा, उतना ही वो खुद को सँभाल पाएगा। सब लोग बहुत ही ज़्यादा हैरानी से बाप-बेटे की तरफ ही देख रहे थे। कुछ की आँखें इस सीन को देखकर बहुत ही ज़्यादा नम हो गई थी। शोभित भी सच में किसी छोटे से बच्चे की तरह ज़ोर-ज़ोर से रो रहा था। कुछ देर के बाद अजीत ने उसके बालों में हाथ फेरकर बहुत ही प्यार से कहा कि तुम्हारा बाप तुम्हारे साथ है बेटा। शिखा कहीं भी होगी ना, तुम्हारा बाप उसे ढूंढकर तुम्हारे सामने लाकर खड़ा कर देगा। मैं तुम्हारी ऐसी हालत बिल्कुल भी नहीं देख सकता हूँ। मैं लेकर आऊंगा शिखा को तुम्हारे सामने, लेकिन तुम चुप हो जाओ। तुम्हें कुछ हो गया ना तो फिर मैं तो जीते जी ही मर जाऊंगा। तुम्हारे अलावा मेरा है ही कौन? अगर तुमने खुद को नहीं संभाला ना तो शायद मैं भी नशे में डूब जाऊंगा बेटा। ये सुनकर तो शोभित अब थोड़ा सा अजीत से दूर हुआ और फिर थोड़ा सा शुबकते हुए बोलता है कि पापा, पापा मैं आपका अपना बेटा नहीं हूँ, मगर फिर भी आप इतना ज़्यादा प्यार करते हैं मुझसे। अजीत ने अपने बेटे के गालों पर एक हाथ रखकर अंगूठे से उसके आंसुओं को पोंछते हुए कहा कि ये बात यहाँ पर डिस्कस करने का बिल्कुल भी नहीं है। चलो चुपचाप से अब घर चलते हैं, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। शोभित ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और फिर अजीत उसे संभालता हुआ वहां से लेकर बाहर की तरफ चला गया। थोड़ी देर के बाद अजीत गाड़ी में बैठा हुआ था और शोभित ने भी अपना सिर अजीत की थाई पर रखा हुआ था। अजीत के हाथ शोभित के बालों में चल रहे थे। अजीत तो कब से शिखा को ही ढूंढ रहा था, लेकिन शिखा उसे मिल ही नहीं रही थी, क्योंकि अजीत भी जानता था कि शोभित शिखा के बिना नहीं रह पाएगा। ऐसा नहीं था कि शिखा की फिक्र सिर्फ और सिर्फ शोभित को ही थी, अजीत को भी बहुत ज्यादा थी। अजीत खुद से ही बोलता है कि जो मेरे साथ हुआ है वो मैं अपने बेटे के साथ बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। शिखा कहीं भी हो तो मुझे उसे ढूंढना ही होगा अब। तो वहीं दूसरी तरफ नील अपने कैबिन में काम कर रहा था, लेकिन अचानक से उसे अवनी की याद आ जाती है। उसने भी अपना फोन उठाया और फिर सीधा अवनी को कॉल कर दिया। अवनी जो कि अभी अपने कैबिन में बैठकर कुछ काम कर रही थी, उसने भी फोन देखा तो उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी। उसने भी अपना फोन उठाया और फिर थोड़ा सा चिढ़ते हुए बोलती है कि जल्दी बोलो, काम है मुझे बहुत ही ज्यादा। नील बोलता है कि हाँ हाँ, काम तो तुम इंटरनेशनल बैठक में बैठी हुई हो ना, इसीलिए बहुत ज्यादा काम है तुम्हारे पास। अवनी के चेहरे पर मुस्कुराहट तो अब और ज्यादा बढ़ गई थी। वो भी अपनी हंसी को कंट्रोल करने की कोशिश करते हुए धीरे से बोलती है कि मैं तुम्हारी तरह ऐसे खाली नहीं बैठी हूँ, समझे तुम। काम की बात है तो फिर जल्दी से करो, वरना फोन को रखो। मेरे पास इतना फालतू का टाइम नहीं है बकवास करने का। नील बोलता है कि चलो फिर काम की ही बातें करता हूँ। ये बताओ कि तुम प्रताप हाउस वापस कब आ रही हो। अवनी बोलती है कि कभी नहीं। नील बोलता है कि देखो, तुम मुझे जितना ज्यादा सताओगी मैं उससे ज्यादा ब्याज सहित वापस करूंगा तुम्हें। और फिर मैं बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत ही ज्यादा सीरियस हूँ और सच कह रहा हूँ। आना तो तुम्हें प्रताप हाउस ही पड़ेगा। अब बस ये बता दो कि मैं तुम्हें लेने के लिए कब आऊँ। अवनी भी बोलती है कि मैंने कहा ना कि मैं नहीं आऊंगी तो मतलब नहीं आऊंगी, मुझे नहीं आना है प्रताप हाउस। इतना कहकर अवनी ने भी जल्दी से फोन कट कर दिया, लेकिन उसके चेहरे की मुस्कुराहट तो जैसे जा ही नहीं रही थी, उसे बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था। तो वही नील भी फोन की तरफ ही देख रहा था और तभी कैबिन का दरवाजा खुलता है। सामने संजय खड़ा हुआ था। संजय को देखकर नील ने भी झटके से अपने फोन को जेब में रखा और फिर खड़े होकर बोलता है कि पापा आप यहाँ पर। संजय ने भी एक फाइल नील की तरफ बढ़ाते हुए कहा कि ये लो, अवनी के साइन लेकर आओ। ये सुनते ही नील की आंखें तो हैरानी से फैल गई थी। वो बोलता है कि पापा मैं उसके लिए शेर भी पकड़ कर ले आया हूँ और अब मैं उसे डाइवोर्स नहीं दूंगा बिल्कुल भी। कैसे पापा हो आप? आपने ही बेटे का घर बर्बाद होते हुए देखना चाहते हो क्या? ना मैं साइन करूंगा और ना ही उसके साइन लेकर आऊंगा वहां पर जाकर। संजय ने काफी ज्यादा गुस्से से दांत पीसते हुए कहा कि अरे ये प्रोजेक्ट है पागल, जो हम स्टार्ट कर रहे, इसकी अथॉरिटी अवनी के हाथों में है। तो फिर कृपया करके अपने बहाने छोड़कर उसके साइन लेकर जल्दी से जल्दी आओ, ताकि हम इस प्रोजेक्ट को जल्दी से जल्दी शुरू कर सकें, समझा तू। मिस्टर ओबरॉय के नहीं, अवनी के साइन लेकर आना है, समझा तू। अब जाओ चुपचाप यहाँ से। नील भी बहुत ही प्यार से बोलता है कि हाँ, तो ये बोलते ना कि ये प्रोजेक्ट के पेपर है। मैं तो बहुत ही ज्यादा डर गया था पापा कि कहीं आप मेरा और अवनी का डाइवोर्स न करवा दो। संजय भी चिढ़कर बोलता है कि हाँ, जैसे मैं तुम दोनों का डाइवोर्स करवा दूंगा। बकवास कम किया कर और जाकर चुपचाप से अवनी के साइन लेकर आ, समझा तू। और हाँ, साइन लेकर ही आना, समझ गया ना। नील ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और फिर उसे तो वैसे भी अवनी से मिलने का बहाना ही चाहिए था। वो तो बस इसी ही जुगाड़ में था जो उसे अब मिल भी गया था।
तो वहीं दूसरी तरफ रुद्र भी अपने कैबिन में चक्कर लगा रहा था। आज उसने एक भी मीटिंग अटेंड नहीं करी थी। उसे तो बस इंतजार था कि किट्टू कब उससे मिलने के लिए आएगी। तभी कैबिन का दरवाजा खुलता है तो रुद्र ने भी बहुत ही ज्यादा मुस्कुरा कर देखा, लेकिन सामने शुभ और निहाल को खड़ा देखकर तो उसका मूड पूरी तरह से खराब हो गया था। वो थोड़ा सा चिढ़ते हुए बोला कि यहाँ पर क्यों आए हो तुम दोनों। शुभ और निहाल दोनों ही अंदर आ गए और फिर शुभ बोलता है कि भैया, आप कब समझोगे मेरी बातों को, मुझे ये बताओ कि भाभी आने वाली है ना यहाँ पर। रुद्र ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और फिर शुभ बोलता है कि तो फिर भाभी के लिए कुछ स्पेशल अरेंज किया क्या आपने। रुद्र बोलता है कि यार स्पेशल क्या अरेंज करना, सब कुछ तो उसी का ही है ना। तो निहाल बोलता है कि तो भैया आप कब समझोगे इस बात को, ऐसे नहीं होता है, आपको भाभी के लिए कुछ स्पेशल करना होगा। रुद्र बोलता है कि स्पेशल मतलब। शुभ ने भी उसकी तरफ देखा और कहा कि अरे आपको भाभी के सामने लंबी लंबी छोड़नी होगी। रुद्र बोलता है कि क्या लंबी लंबी छोड़नी होंगी। निहाल बोलता है कि अरे बातें और क्या भाई, मतलब उन्हें ये कहना होगा कि तुम्हारा चेहरा चांद जैसा है, तुम्हारे लिए मैं चांद पर घर बना दूं। रुद्र को तो एकदम से याद आ गया था कि वो बाइक वाला लड़का भी ऐसे ही आउट पटांग सी बातें कर रहा था और फिर उसने अपने दोनों ही भाइयों को हैरानी से देखा और कहा कि जो काम मैं नहीं कर सकता हूँ ना, उसके लिए मैं झूठ क्यों बोलूं। निहाल भी हैरानी से उसकी तरफ देखकर थोड़ा सा गुस्से से बोलता है कि तो ठीक है, मत बोलो झूठ, ऐसे ही जमाई और ससुर दोनों ही आपस में लड़ते रहो सारी जिंदगी, और इस समय होगा क्या, भाभी ही तो पिसेंगी, उनकी क्या गलती है इसमें। रुद्र को याद आया कि कल भी किट्टू बहुत ज्यादा रो रही थी, तो रुद्र ने कहा कि फिर भी चांद पर घर कैसे बन सकता है, तुम ही लोग बताओ। निहाल बोलता है कि अरे सच्ची का घर थोड़ी ना बनवाना है भैया, बस बोलना ही तो है, बस मीठी मीठी बातें करी ना, ताकि उन्हें भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगे और वो आपके पास थोड़ा सा अट्रैक्ट हो। लड़कियां ऐसे ही तो होती हैं, उन्हें ऐसे ही झूठी दुनिया में ही जीना अच्छा लगता है, आप समझते क्यों नहीं हो भाई। रुद्र बोलता है कि अगर बस यही बोल दूं कि मैं उसके लिए चांद पर प्लॉट लेकर घर बनवा दूंगा तो वो इम्प्रेस हो जाएगी क्या। शुभ बोलता है कि नहीं, ऐसे इम्प्रेस नहीं होगी भाभी, थोड़ा और लंबी लंबी फेंकनी पड़ेंगी आपको उनके सामने, तब जाकर वो इम्प्रेस होंगी। रुद्र बोलता है कि और क्या लंबी लंबी फेंकनी पड़ेंगी मुझे। शुभ ने कहा कि यही कि आप उसके लिए चांद तारे तोड़कर ला सकते हैं, यही कि वो दुनिया में सबसे ज़्यादा खूबसूरत है, उसकी खूबसूरती के आगे तो कुछ भी नहीं है, यही कि आपको भाभी बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगती हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं, और उनके जैसी दुनिया में कोई भी लड़की नहीं है आपके लिए। आपको भाभी की बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ें करनी पड़ेंगी, लंबी लंबी तारीफ़ें, मतलब बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ करनी पड़ेगी उनके सामने। रुद्र भी अपने दोनों ही भाइयों को हैरानी से देख रहा था, ये सब कुछ करना उसकी फितरत में बिल्कुल भी शामिल नहीं था, वो ये सब कुछ कैसे करेगा, यही सोच सोच कर उसका दिमाग तो पूरी तरह से खराब हो रहा था और उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। रुद्र ने कहा कि अगर मैं उसके लिए एक बड़ा सा प्रोजेक्ट स्टार्ट करूँ तो, मेरा मतलब है कि अगर मैं उसके नाम पर एक बड़ा सा प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दूंगा तो क्या वो इम्प्रेस नहीं होगी। दोनों ही भाइयों ने ना में अपनी गर्दन हिला दी और फिर रुद्र भी अपने दोनों ही भाइयों की तरफ देखकर उनकी गर्दन को पकड़कर बोलता है कि मेरी बात सुनो, अगर मैं किट्टू के लिए प्रोजेक्ट स्टार्ट करूंगा ना तो फिर उसका सारा प्रॉफिट किट्टू के अकाउंट में ही तो डिपॉजिट होगा और फिर उसका फ्यूचर भी एकदम से सिक्योर हो जाएगा, वो तो इस बात से बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगी ना। ये सुनते ही दोनों भाइयों ने अपनी हथेली अपने माथे पर मार ली और फिर एकदम से चटाक की आवाज़ आती है। रुद्र ने भी अपनी आंखें कसकर बांध कर ली और फिर खोलकर दोनों की तरफ देखा तो शुभ ने भी अपने हाथ हिलाकर कहा कि भाई पागल हो क्या आप, वो नरेन पुरोहित की बेटी है, नरेन पुरोहित की, उसे प्रॉफिट की क्या ही जरूरत होगी, उसे थोड़ी ना पैसे की जरूरत है, वो अपने बाप की पूरी प्रॉपर्टी की अकेली खुद ही मालकिन है, और फिर आप उसके लिए प्रोजेक्ट स्टार्ट करोगे और फिर उसमें भी उसे प्रॉफिट परसेंट भी दोगे क्या भाई, आप ना बस प्रोजेक्ट ही सोच सकते हो। अरे भाई लड़कियां ऐसी नहीं पढ़ती हैं बिल्कुल भी, इतनी देर से आपको लेक्चर दे रहे हैं हम दोनों, लेकिन आप तो कुछ समझते ही नहीं हो, आपके दिमाग में तो जैसे कुछ जाता ही नहीं है। तभी निहाल बोलता है कि देखो भाई, मैं ना एक पेपर पर कुछ प्यारी प्यारी सी बातें लिख देता हूँ आपके लिए, जब किट्टू भाभी आएंगी ना तो उनके साथ बैठकर बस वही बातें करनी है आपको, समझ गए ना अब आप। रुद्र के लिए ये सब कुछ सच में एक पेपर जैसा ही मुश्किल था। निहाल बोलता है कि भाई ज्यादा मत सोचो आप, बस जैसा कहा जाए ना बस वैसा ही करना है आपको। इतना कहकर निहाल ने भी एक पेपर और पेन उठाया और फिर उस पर कुछ अच्छी अच्छी मीठी मीठी सी बातें लिख दी, जो कि बहुत ही ज्यादा रोमांटिक थी, वो बातें जो हर लड़का प्यार में अपनी गर्लफ्रेंड से कहता है। हाँ, वो बातें जो थोड़ी सी ऊट पटांग सी थी और बेतुकी सी थी, उनका ना ही कोई सिरा था ना ही कोई भविष्य, लेकिन प्यार मोहब्बत में ऐसी ही बातें होती थी। निहाल ने भी 2 पेज भर दिए थे और फिर रुद्र की तरफ बढ़ाते हुए बोलता है कि भाई
अब इन सबको अच्छे से पढ़ लो आप और समझ लो कि आपको कैसे भाभी के सामने बोलना है। इन्हीं बातों को आपको भाभी को इमोशंस और फीलिंग के साथ ही बोलना है, ताकि भाभी आप पर आंख बंद करके विश्वास करें और आपके तरफ खिंचाव की तरह खींच जाएं। समझ गए ना आप? रुद्र ने भी पेपर की तरफ देखा और बस हाँ में अपनी गर्दन हिला दी, जैसे आज उसका बहुत ही बड़ा एग्जाम हो और उसे किसी भी तरह से पास करना हो। शुभ बोलता है कि भाई, अगर अपने ससुर से जीतना है तो फिर भाभी के दिल में इतना प्यार जगा दो आपकी वो खुद ही अपने पापा से आपके लिए बगावत पर उतर आए, खुद ही वो बगावत करें अपने पापा से। समझ गए? शुभ की बात सुनकर रुद्र ने भी आंखें उठाकर शुभ की तरफ देखा और बोला कि बगावत मतलब? निहाल और शुभ का मन तो अभी ऐसा कर रहा था कि जैसे खुद को ही शूट कर ले। शुभ बोलता है कि बगावत मतलब नहीं पता आपको? रुद्र ने भी ना में अपनी गर्दन हिला दी। फिर शुभ बोलता है कि रुको, अभी नेट से देखकर बताता हूँ आपको। उसने भी अपना फोन निकाला और फिर रुद्र की तरफ देखकर बोलता है कि बगावत का मतलब होता है विद्रोह। विद्रोह यानी कि वो अपने पापा से आपके लिए लड़ने लगेंगी और फिर मुझे तो रुद्र ही चाहिए, बस रुद्र ही। समझ गए आप? रुद्र ने भी हाँ में गर्दन हिला दी और फिर आज शुभ और निहाल बस रुद्र की गर्दन ही देख रहे थे। आज से पहले इतनी बार उसने कभी भी हाँ में गर्दन नहीं हिलाई थी जितने की आज हिला दी थी। दोनों को ही समझ में आ रहा था कि मोहब्बत क्या कुछ करवा देती है इंसान से। निहाल बोलता है कि अब हम भी जाएं भाई, सब कुछ संभाल लोगे ना आप अकेले? रुद्र ने भी पेपर की तरफ देखा और फिर से हल्की सी हाँ में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा कि संभाल तो लूंगा, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही लंबा हो गया है यार। मतलब इतनी झूठी बातें नहीं पढ़ पाऊंगा मैं, किट्टू के सामने इतना झूठ नहीं बोल पाऊंगा, थोड़ा सा छोटा कर दो यार प्लीज। शुभ भी दांत को पीसते हुए बोलता है कि यार भाई, ये आंसर थोड़ी ना है कि जो छोटा कर देंगे और फिर 5 में से 2 नंबर मिल जाएंगे आपको। 5 में से 5 पूरे नंबर चाहिए ना, तो फिर इसके लिए ये सब कुछ याद करना ही पड़ेगा आपको। याद नहीं करना है बल्कि फीलिंग के साथ भाभी को बोलना पड़ेगा, मतलब उनको भी लगे कि हाँ आप सच में सच बोल रहे हो, समझे? रुद्र ने भी फिर गर्दन हिला दी। रुद्र बोलता है कि शुभ, निहाल किसी को बताना मत प्लीज, लेकिन थोड़ी सी घबराहट हो रही है मुझे। ये सुनकर तो शुभ और निहाल दोनों ही एक दूसरे को देखने लगे और फिर दोनों ने ही फिर रुद्र को घूरते हुए देखा और फिर शुभ बोलता है कि आपको भी घबराहट होती है क्या भैया? रुद्र ने काफी ज्यादा गुस्से से शुभ की तरफ घूर कर देखा और कहा कि हाँ होती है, पता नहीं कैसे कर पाऊंगा मैं ये सब कुछ। ऐसा लग रहा है कि जैसे आज पहली बार किट्टू से मिल रहा हूँ मैं। तभी निहाल ने भी अपने दोनों ही हाथ मिलाते हुए कहा कि आप दोनों के बीच में वो सब कुछ नहीं हुआ है क्या? रुद्र ने भी काफी ज्यादा गुस्से से अपने भाइयों की तरफ घूर कर देखा तो निहाल भी 2 कदम पीछे हट गया और फिर बोलता है कि मतलब हो गया है। रुद्र अभी भी गुस्से में उसे ही घूर रहा था। निहाल बोलता है कि अरे गुस्सा मत करो ना भाई, बताओ ना हुआ है कि नहीं हुआ है? रुद्र ने भी हल्की सी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। तो निहाल बोलता है कि तो फिर क्यों घबरा रहे हो आप? तो फिर कैसी घबराहट? आप 18 साल के लड़के हो क्या जो अपनी 17 साल की गर्लफ्रेंड को प्रपोज करने के लिए इतना ज़्यादा नर्वस हो रहे हो? आपकी ही तो बीवी है ना, तो फिर इतना ज़्यादा घबराने की क्या ज़रूरत है? अपनी ही बीवी के सामने नर्वस होकर क्यों पोपट कर रहे हो भाई? और साथ ही साथ हम दोनों का भी पोपट करा रहे हो? रुद्र ने भी बेचैनी से गर्दन हिला दी, लेकिन वही जानता था कि उसके दिल में कितना ज़्यादा भूकंप चल रहा है इस वक्त। तभी कैबिन का गेट एकदम से खुलता है और तभी तीनों ने दरवाजे की तरफ देखा तो एक एम्प्लॉय बोलता है कि किट्टू मैम आ गई हैं। रुद्र के चेहरे की मुस्कुराहट तो अब एकदम से बढ़ गई थी। उसने भी अपने दोनों ही भाइयों की तरफ देखा। दोनों ही भाई उसकी तरफ देखकर बोलते हैं कि ऑल द बेस्ट भाई, सब कुछ अच्छे से संभाल लेना और हाँ याद रखना, जितने प्यार से बोलोगे ना, जितनी फीलिंग के साथ अपने दिल की बात कहोगे ना, जितनी ज्यादा लंबी चौड़ी फेंकोगे ना, उतना ही भाभी अपने पापा से बगावत करेंगी आपके लिए, उतना ही वो आपके करीब आएंगी। बस अच्छे से बोल देना। रुद्र ने भी बात पूरी करते हुए कहा और फिर शुभ और निहाल ने भी जल्दी से अपनी गर्दन हिला दी और फिर कैबिन से बाहर निकल गए। जैसे ही वो कॉरिडोर से गुजर रहे थे, सामने से किट्टू आ रही थी। किट्टू ने आज व्हाइट कलर का अनारकली सूट पहना हुआ था जिसका फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा मस्त था। उस पर किट्टू ने येलो कलर का दुपट्टा भी लिया हुआ था। कानों में डायमंड के इयररिंग्स थे और होठों पर हल्की सी पिंक कलर की लिपस्टिक लगी हुई थी। देखकर ये साफ पता चल रहा था कि वो रुद्र के लिए कितने अच्छे से तैयार होकर आई है और कहीं ना कहीं वो भी रुद्र को बहुत ही ज़्यादा प्यार भी करती थी और उसके सामने सबसे ज़्यादा खूबसूरत दिखना चाहती थी। निहाल और शुभ दोनों ने ही किट्टू को देखा तो दोनों ही हाथ जोड़कर खड़े हो गए। किट्टू के चेहरे पर भी बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी। निहाल बोलता है कि वाह क्या बात है भाभी, आज तो आप तो सच में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो।
लगता है कि आज भाई को पूरी तरह से पागल करने का प्लान बनाकर आई हो आप। शुभ तो खुद में ही बड़बड़ाते हुए बोलता है कि हाँ, रुद्र भाई तो पहले से ही पागल करने के लिए हो रहे थे, पता नहीं आज क्या ही होगा, भगवान ही मालिक है इन दोनों का। किट्टू ने भी हल्के से मुस्कुरा दिया और थैंक यू कहा। और तभी सामने से संजय आता हुआ नजर आता है। संजय को देखकर किट्टू के चेहरे की मुस्कुराहट और भी ज्यादा बड़ी हो गई थी। वो भी तेज कदमों के साथ संजय के पास गई और उसके पैर छूकर बोलती है कि नमस्ते पापा। तो संजय ने भी किट्टू के सिर पर बहुत ही प्यार से अपना हाथ रखकर उसे आशीर्वाद दिया और कहा कि हमेशा खुश रहो बेटा। रुद्र से मिलने के लिए आई हो क्या? किट्टू ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। और तभी नील भी अपने कैबिन से निकलता हुआ बोलता है कि मैं भी हूँ। किट्टू ने भी पलटकर नील की तरफ देखा और जल्दी से उसके पास जाकर उसके पैर छूकर बोलती है कि नमस्ते भैया। नील बोलता है कि यार कितनी बार कहा है मैंने तुमसे, पैर मत छुआ करो मेरे, अच्छा नहीं लगता है मुझे बिल्कुल भी। किट्टू ने भी हल्के से मुस्कुरा कर कहा कि अरे एक ही तो हक मांगती हूँ मैं आपसे, पैर छूने का, वो भी नहीं छूने देते हैं, प्लीज पैर तो छू लेने दिया करिए। नील ने भी किट्टू के सिर पर बहुत ही प्यार से हाथ रखा और बोला कि जाओ, जिससे मिलने के लिए आई थी ना उससे मिल लो। किट्टू के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ साथ गाल भी उसके शर्म से लाल हो गए थे और फिर वो भी रुद्र के कैबिन की ओर बढ़ गई थी। किट्टू का दिल भी अब जोरों से धड़क रहा था। कहीं ना कहीं उसे घबराहट भी हो रही थी कि कहीं रुद्र उस पर चिल्लाने ना लगे। कल जो कुछ भी हुआ था उसके चलते किट्टू को थोड़ी सी टेंशन भी हो रही थी। किट्टू ने थोड़ा सा हिम्मत करके कैबिन का दरवाजा खोला तो सामने रुद्र बैठा हुआ था। अपनी बढ़ती हुई धड़कनों को उसने भी जैसे तैसे कंट्रोल करके रखा था। उसके एक हाथ में वो पेपर था जो कि अभी शुभ और निहाल उसे देकर गए थे। उसने एक नज़र पेपर पर डाली जिसकी पहली ही लाइन लिखी हुई थी कि तुम चांद का टुकड़ा हो। किट्टू एक कदम अंदर आई और फिर गेट को बंद कर रही थी कि तभी रुद्र ने पूरी हिम्मत करके कहा कि तुम सूरज का टुकड़ा हो। ये सुनकर तो किट्टू की आंखें हैरानी से फैल गई थी। उसने भी हल्का सा पलटकर आश्चर्य से रुद्र की तरफ देखा। उसे तो समझ ही नहीं आया कि रुद्र ने ये अचानक से क्या बोल दिया। रुद्र को भी खुद भी समझ नहीं आया कि उसने चांद की जगह सूरज ही क्यों कह दिया। किट्टू बहुत ही ज्यादा हैरानी से रुद्र के पास आ रही थी तो रुद्र ने भी जैसे तैसे पेपर पर अपनी नजर डाली और फिर से बोलना शुरू किया। तुम बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो, एकदम किसी कद्दू की तरह। तुम जब चलती हो तो ऐसा लगता है कि जैसे जंगल में शेर चल रहा हो। तुम्हारी बातें ऐसी हैं जैसे मोर नाच रहा हो। तुम्हारे लिए मैं चांद पर एक फैक्ट्री लगाऊंगा, उसका सारा प्रॉफिट तुम्हारे अकाउंट में ही ट्रांसफर करूंगा। तुम्हारा फ्यूचर पूरी तरह से सिक्योर हो जाएगा। किट्टू को ऐसा लग रहा था कि जैसे रुद्र की तबीयत आज बहुत ही ज्यादा खराब हो गई है। रुद्र ही जानता था कि वो अपनी घबराहट को कैसे कंट्रोल करके ये सब कुछ बोल रहा है। चेहरे पर पसीना भी उसके बहुत ही ज्यादा आ रहा था। वो इतना ज्यादा नर्वस हो चुका था कि उसे ये भी नहीं पता था कि वो उल्टे सीधे कुछ भी बोले जा रहा है। उसके मुंह में जो कुछ भी आ रहा था वो सारी ही चीजें बोले जा रहा था। किट्टू भी थोड़ा सा आगे आई और फिर धीरे से बोलती है कि सर, आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? रुद्र बोलता है कि नहीं, मेरी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है, अभी तो आधा पेज हुआ है, अभी तो 1.5 पेज बचा हुआ है। किट्टू हैरानी से रुद्र की तरफ देख रही थी। तो वहीं नील, शुभ और निहाल तीनों ही कैबिन के बाहर खड़े होकर रुद्र की स्पीच को सुन रहे थे। तीनों ही बहुत ही ज्यादा हैरान थे, खासकर तो नील। नील ने भी गुस्से में शुभ की तरफ देखा तो शुभ ने भी अपने कंधे उचकाकर कहा कि हम तो बहुत ही अच्छे से समझा कर आए थे यार, लेकिन इस भोले भंडारी को तो कुछ आता ही नहीं है भाई, अब क्या करें। अब इसने तो सारी चीजें ऊट पटांग बोल दी हैं भाभी से। भाभी को प्यार से बातें करनी थी और लेकिन इन्होंने तो भाभी को अंदर ही आने से मना कर दिया, अंदर ही नहीं आने दिया और फिर से बोलना शुरू कर दिया। और बोल भी क्या रहे, कद्दू, सूरज, चांद पर फैक्ट्री, कुछ भी। अब क्या करूं? ठीक है, मैंने कहा था लंबी लंबी छोड़नी नहीं है, लेकिन इतनी लंबी कौन छोड़ता है भाई कि चांद पर फैक्ट्री बना देंगे और फिर उसका प्रॉफिट भी भाभी की अकाउंट में ही ट्रांसफर कर देंगे। नील ने भी दांत पीसते हुए गुस्से से कहा कि यार, जब तुम्हें पता था कि तुम्हारा भाई इतना ज्यादा समझदार नहीं है, उसे प्यार मोहब्बत की बातें बिल्कुल भी नहीं आती हैं, तो फिर उसे थोड़ा थोड़ा सा ही समझाना था ना। 2 पेज क्यों दे दिए लिखकर तुम दोनों ने? उसमें भी उसने अभी आधा ही पेज पढ़ा है। आज तो ये गया, मुझे नहीं लगता है कि आगे से किट्टू दोबारा से इससे मिलने के लिए कभी भी आएगी। अब तो भगवान ही इसका मालिक है। तो दोस्तों, इसी के साथ इस कहानी का आज का एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। कल के एपिसोड में आपको रुद्र की स्पीच देखने को मिलेगी।